अच्छा। नमस्कार। इंडिया टुडे के फॉर्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट। देश आज की चर्चा किसानी, खेती किसानी, कृषि और राजनीति के मुद्दे को लेकर है। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि किसान, खेत और कृषि जैसे जो मुद्दे हैं वो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक मंचों पर अधूरे से साबित हो रहे हैं। हमने देखा होगा कि पिछले सालों में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन हुआ। उसके बाद से किसान और किसान के मुद्दे राजनीति मंचों पर आने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो वहीं किसान संगठन भी अपने स्तर पर देश भर में एमएसपी गारंटी कानून को लेकर मोर्चेबंदी भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का किसानों के प्रति एक अलग सा प्रेम दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों राहुल गांधी सोनीपत पहुंचे थे। सोनीपत में वहां उन्होंने किसानों के साथ धान की रोपाई की। तो वहीं उसके बाद उन्होंने वहां पे कुछ महिलाओं को दिल्ली भोज पर आमंत्रित किया और वो भोज बीते दिनों संपन्न हो गया। आखिर राहुल गांधी का ये किसान प्रेम क्या कोई मैसेज है किसानों के लिए या देश की राजनीति के लिए कोई मैसेज है, या ये कांग्रेस का गेम प्लान है, चुनावी गेम प्लान है 2024 के लिए? इस पूरे विषय को समझने हम जा रहे हैं। आज हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए 2 विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। हमारे साथ विनोद कुमार शुक्ल जी मौजूद हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से बीजेपी और संघ पर आपका लंबा काम है। विनोद जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। हमारे साथ धन्यवाद मनोज। दूसरे विशेष अतिथि निर्मल यादव जी हैं। निर्मल यादव जी सत्ता के संसद तक आपने रिपोर्टिंग की है, अंतर्राष्ट्रीय मामले भी आपने देखे और वर्तमान में किसान तक के साथ आप जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, आपका भी स्वागत है किसान तक में। जी धन्यवाद मनोज जी। मैं इस चर्चा की शुरुआत विनोद जी के साथ ही करना चाहूंगा। विनोद जी, मैं सबसे पहला सवाल कि 2024 में किसान, कृषि और किसानी से जुड़े हुए मुद्दे आपको लगता है कि कहाँ पर होंगे? क्या पार्टी के घोषणा पत्र से निकलकर क्या वोट का आधार बन पाएंगे ये मुद्दे? देखिए मनोज, मुझे लगता है कि किसान इस देश की एक बहुत बड़ी जमात है और उसका भारत के आर्थिक प्रगति में बहुत योगदान है। लेकिन किसान चुनावी मुद्दा तो बनता है, लेकिन उसके बाद उनको भुला दिया जाता है और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। अभी चुनावी फसल लहलहा रही है तो किसानों की बात करना, किसानों की फसल काटना लाजमी है और ये नज़र आएगा, हर जगह नज़र आएगा। राहुल गांधी ने दिखा दिया, वो सोनीपत में गए, किसानों से धान की रोपाई की। मुझे लगता है कि राहुल गांधी से अगर ये पूछ दिया जाए कि वो रबी की फसल है या खरीफ की फसल है या जायद की फसल है, तो वो ये भी नहीं बता पाएंगे शायद। लेकिन अब किसान है, 60-65% किसान है देश में अभी भी, तो किसान की बात जरूर की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात और ये है, आपने चूंकि किसान आंदोलन की बात की, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन इसलिए हुआ कि वो कानून के एक राजनीतिक दल या एक सरकार लेके आई थी, विरोध बाकी लोगों ने किया, लेकिन उसमें किसान का हित है या नहीं है, इस पर बात न हुई, न चर्चा हुई, न उसको ध्यान रखा गया। और अल्टीमेटली वो पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब के कुछ किसानों ने मिल करके पूरे देश के किसानों का इतना बड़ा नुकसान किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वो दिखने लगा है। और दूसरा ये कि उस पर चुनावी फायदा भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में चुनावी फायदा लेने की कोशिश थी, बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। तो पंजाब में भी नहीं सफल हुआ। हरियाणा में तो जिस जगह से बात हो रही थी वहाँ पर और बुरा हाल रहा। तो मुद्दों से ज्यादा किसानों के हित पर सोचना पड़ेगा। चुनावी फसल काटना है तो लोग काटते ही रहेंगे। जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार जी जुड़े हैं। नरेश जी का हम स्वागत नहीं कर पाए थे। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ नरेश जी, जैसा कि विनोद जी ने अपनी बात रखी, इससे पहले विनोद जी अपनी बात रख चुके हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा
आप कांग्रेस को यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। नरेश जी, आप किसान नेता के तौर पर आपकी पहचान है। सोनीपत में राहुल गांधी गए, किसानों से उनकी मुलाकात हुई। ये पूरा का पूरा मैसेज देने की कोई कवायद है या राहुल खेती को समझना चाहते हैं? मतलब इस पूरी कवायद में किसानों का भला कितना छिपा है? क्या कांग्रेस किसानों को कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रही है? क्या मैसेज देने की पूरी कोशिश है? देखिए मनोज जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और जितने भी साथी हमारे बैठे हैं उनसे मैं एक बात जरूर कि खेती किसानी से कांग्रेस का बहुत नजदीक का संबंध रहा है। आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी होगी, जिसके अंदर नेहरू जी ने किसानों के बारे में कहा है कि किसी भी देश की खुशहाली अगर गांव में है तो देश की भी खुशहाली है। दूसरी बात, आपको याद होगा यूपीए 2 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब ने 72,000 करोड़ के कर्जे माफ किए गए थे। और तीसरा इतना ही नहीं कि आज जो आपका भूमि अधिग्रहण बिल है वो भी कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। चौथा, मैं जो तीनों काले कानून थे, उन तीनों काले कानूनों को वापसी कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेके संसद तक की लड़ाई लड़ी थी। और सोनीपत की घटना से अगर आप ये माने कि राहुल गांधी जी खेती किसानी समझना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा ये गलत बात है। राहुल गांधी जी समझते हैं कि 80% जनसंख्या देश की, जब हम पढ़ते थे स्कूल में तब कहा जाता था कि गांव में बस्ती है, और गांव में बस्ती है, खेती किसानी के ऊपर गांव चलता है। तो इसलिए गांव को और देश को अलग नहीं कर सकते, ये बात राहुल गांधी जी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी जानती है। और इसीलिए हमने 2019 के चुनाव के अंदर भी जो न्याय योजना की बात हमने की थी, मैनिफेस्टो में जो हमने बात की थी, 72,000 रुपये देने की बात की थी, वो इसीलिए हमने की थी कि अगर किसान मजबूत है तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। अगर किसान कमजोर है तो निश्चित तौर पर देश कमजोर होगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात जो कांग्रेस पार्टी ने की थी, और जो ये आदरणीय मोदी जी ने जो कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, आज किसान जितनी बुरे हाल में है, इससे बुरा हाल कभी भी नहीं रहा जो आज के दौर में है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की पहली प्रायोरिटी ये है कि देश का किसान मजबूत है तो देश मजबूत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लौटूंगा नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विभागी के साथ चीज़ें रखी, उस पर हम लोग आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं इस बीच निर्मल जी के पास जाना चाहूँगा। निर्मल जी, जैसा कि बात है, ये जो हालात बनने की बात है, मैं माफ़ी चाहूँगा निर्मल जी, जैसा कि हमने देखा कि ये जो कवायद है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के जो प्रयास हैं, राहुल गांधी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, भाजपा भी लगातार प्रयास कर रही है, भाजपा के एजेंडे में भी किसान है, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से खेत पर जाकर बात की है, तो आप क्या मानते हैं कि राजनीतिक मोर्चेबंदी जब किसानों को होने लगी है, तो क्या किसानों को उनका वाजिब हक या उनका वाजिब सम्मान अब मिलने की तरफ आगे बढ़ रहा है? मनोज जी, अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए ये दुधारी तलवार पर चलने जैसा है। राहुल गांधी की मंशा पर कभी किसी को कोई संदेह नहीं है। वह राजनीति में शायद मैं जितना उनको जान पाया हूं अब तक, वह कुछ ऐसे चुनिंदा राजनेताओं में है जिनकी बॉडी लैंग्वेज यानी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। वह बड़े ही अच्छे स्वभाव के, बहुत ही सहृदय व्यक्ति माने जाते हैं। राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के लोग कम होते हैं और कम चल पाते हैं। राहुल गांधी सही मायने में इस देश की जो जमीनी हकीकत है उसको समझने की पूरी शिद्दत के साथ पिछले 10-15 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये जो मंशा है इसको देश भी समझ रहा है, लेकिन जो दिक्कत आती है कांग्रेस के साथ में, खासतौर से जो कांग्रेस की कोर टीम है जो पूरी तरीके से जमीन पर, मैदान पर उतरकर लड़ाई लड़ती है। दरअसल राजनीति जो है वो कई मोर्चों पर लड़ी जाने वाली एक ऐसी लड़ाई है जिसको आप एक सिंगल चश्मे के फ्रेम से देख नहीं सकते हैं। राजनीति में पोस्चरिंग होती है, मैसेजिंग होती है, और सबसे अंत में जाकर जो फाइनल लड़ाई होती है वो चुनाव के मैदान में होती है। तो अभी एक तरह से देखा जाए तो सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल की तैयारी चल रही है ये।
राहुल गांधी जमीन पर उतरकर हर चुनाव में ये दिखाने की कोशिश करते हैं, वह बताते भी हैं कि जनता की जो वास्तविक समस्याएं हैं वह उनको करीब से जाकर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको महसूस करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में ग्रामीण जो मनरेगा के मजदूर थे उनके साथ तसला उठाकर उन्होंने काम किया, मिट्टी डाली थी, वहां से शुरुआत हुई थी और अब वह हरियाणा में जाकर किसानों के साथ बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों से मिल रहे हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक से मिल रहे हैं। यानी एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि वह समाज के हर वर्ग की समस्याओं को समझना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं। दूसरा, इसका एक पहलू यह है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस के लिए दुधारी तलवार पर चलने जैसा है, इसका अब असली जो परिणाम निकलने की जब बात आती है वह दूसरे रुख की तरफ से आती है कि लोग इस चीज को कितना महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी जितना समझने की कोशिश करते हैं, क्या लोग उनकी इस कवायद को, जनता यानी मतदाता उनकी इस कवायद को स्वीकार करते हैं? अब तक के जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, हम पिछले 5 चुनाव देख चुके हैं, उसमें तमाम विधानसभा चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं, उनमें कांग्रेस को और खासतौर से राहुल गांधी की इस मेहनत को जनता स्वीकार करती नहीं दिखती है। मुझे लगता है डॉक्टर नरेश कुमार इस बात को, हमारे इस सवाल को जवाब देंगे इसका, कि आखिर इनकी इस मेहनत का जवाब जनता क्यों नहीं देती है सकारात्मक तौर पर, परिणाम में तब्दील क्यों नहीं होती है राहुल गांधी की मेहनत, वह जो किसानों के पास जाते हैं, गरीबों के पास जाते हैं, वोट क्यों नहीं मिलता है, वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पा रही है उनकी मेहनत। इस चीज का जवाब कांग्रेस को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जनता के सामने देना चाहिए, जिससे लोगों के मन में अगर कोई शंका है तो उसका समाधान हो सके। हम पत्रकार लोग सिर्फ इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि वह चाहते क्या है। राहुल गांधी निश्चित रूप से समस्याओं को समझना चाहते हैं, जैसा कि विनोद जी ने भी कहा कि वह बार बार जाते हैं चीजों को महसूस करने के लिए, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनकी बात समझ में कितनी आती है ये अभी तक हम सबकी समझ में नहीं आ पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी खास तौर से अगर हम देखें कि विपक्षी मोर्चा जो है उसमें सभी पार्टियों के साथ में दूसरी लाइन की जो पीढ़ी है, जो मूल नेताओं ने जिन पार्टियों को खड़ा किया था, आज उनकी दूसरी पीढ़ी उन पार्टियों का नेतृत्व कर रही है और बेंगलोर में सब जुट भी चुके हैं। राहुल गांधी उन सबसे अलग खड़े दिखाई देते हैं, खासतौर से तब जब वह मैदान में होते हैं, खेत में होते हैं, सड़क पर होते हैं, तो लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये चीजें किस हद तक वोट में तब्दील होंगी, जब चुनाव आता है तो इसमें कांग्रेस पीछे चली जाती है, पिछड़ जाती है। ये बात अभी भी सबके लिए एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तो राजनीति में सिर्फ मेहनत नहीं चलती है, मेहनत का क्या परिणाम निकलता है, क्योंकि ये नंबर गेम है पॉलिटिक्स हमारे यहाँ। और किसानों की जहां तक बात की जाए, मनोज जी आपने जो सवाल पूछा कि किसानों को क्या उनकी मेहनत का वास्तव में वाजिब दाम मिल पाएगा, मुझे अभी ये कह पाने में शंका है, क्योंकि कांग्रेस का 70 साल का जो शासन रहा, अगर उससे असंतोष न होता तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती के साथ पूरे देश में खड़ी न हो पाती। कांग्रेस कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थिति से गुजर रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी बात को जनता तक पहुंचा नहीं पा रही है। ये सारे परिणाम इस बात का की पुष्टि करते हैं। नरेश जी बहुत ही संवेदनशील पॉलिटिशियन है, वो समझते हैं चीजों को, शायद वह भी इस बात को समझ रहे होंगे और मुझे लगता है कि उनकी पार्टी में किस तरह से चीजों को मूव किया जाना चाहिए वह अपने लीडरशिप तक पहुंचाते भी होंगे। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं उससे पहले एक बार विनोद जी के पास जाना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस का 70 साल की असफलताएं थी और उस 70 साल की असफलताओं के बीच बीजेपी ने अपना एक महल खड़ा किया है। मैं इसी सवाल को लेकर विनोद जी के पास जाना चाहूंगा। विनोद जी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे में फिर एक लामबंदी करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की जब नई सरकार आई है तो नया एक मंडी एक्ट लाया गया है जो 2020 में किए गए संशोधनों की बुनियाद पर है। कहीं ना कहीं जो 2020 में जो 3 नए कृषि कानून आए थे उसमें, उसके बाद जो कर्नाटक और उत्तराखंड ने जो संशोधन किए थे, उन संशोधनों को खत्म करते हुए नया मंडी एक्ट आया, जो कहा जा रहा है जो 1960 का पुराना मंडी एक्ट था बिहार का, कुछ उसी की तरह का वो मंडी एक्ट है जो किसानों को उनकी फसल को बेचने का वाजिब अधिकार देगा। मैं विनोद जी यही जानना चाह रहा हूं कि क्या बीजेपी का 9 साल का जो कार्यकाल रहा है, इन 9 साल के कार्यकालों में कहीं ना कहीं कुछ रिक्तता रही है, उस रिक्तता का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है, किसानों को उनका वाजिब दाम मिले, किसानों को सम्मान मिले, और किसान देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है, लेकिन उस मजबूत आधार को भी आधार मिले। क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के कामकाज में कुछ न कुछ कमियां या असंतोष जैसी स्थितियां हैं? आप चुनाव कानून में बदलाव की बात कर रहे हैं
और कुछ कानून में आप सरकार में होइएगा, अपनी सुविधा के हिसाब से बदलाव कीजिएगा, वो आपका अधिकार है, क्योंकि आपको मतदाताओं ने वोट किया है तो आप कीजिए। उसमें उसमें हम आप न बोलने, हम आप सिर्फ बोल सकते हैं कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन वो आपको वोट दिया गया है, वो आपका अधिकार है, जनता ने आपको अधिकार दे दिया, आप बदलिए। मैं निर्मल जी जो बात कह रहे थे उसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ, फिर आपके प्रश्न पर आता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं इस मसले को। देखिए, राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, और ये मतलब हम आप पर नहीं एहसान कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए कर रहे हैं, तो वो उनका नैतिक दायित्व तो है और पॉलिटिकल दायित्व है। मसला ये है कि अभी नरेश जी ने बात की कि हम कांग्रेस का इतिहास है वो किसानों को मदद करने का। नरेश जी ने नाम लिया नेहरू जी का, कि नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किसानों के कल्याण की बात की। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 70 साल का इतिहास है। कांग्रेस का इतिहास 70 साल का नहीं है, कांग्रेस का इतिहास 125 साल का है, और उसमें एक से एक नेता हुए, शाहजानंद से लेकर के अनगिनत लाइन है किसान नेताओं की। आप मुझे बता दीजिए एक ऐसा एक व्यक्ति जो किसान नेता रहा हो, राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, नहीं हुआ है। तो किसान कभी भी फोकस में नहीं रहे हैं कांग्रेस की, ऐतिहासिक तौर पर। मतलब मैं ये 1947 के पहले की बात बता रहा हूँ। शाहजानंद बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़ा नाम है किसान आंदोलन की, और मैं आपको लंबी फहरिस्त गिना सकता हूँ उससे कोई। तो वो बात नहीं हो पा रही है कि आप, और फिर बात हो रही है कि किसान आंदोलन करेंगे तो राहुल गांधी जाएंगे धान लगाने। भाई, राहुल गांधी क्या क्या हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, गांधी की तरह नमक आंदोलन चलाएंगे, वो और 20 तरह के आंदोलन चलाएंगे। आप दिक्कत यह है कि अगर आप सारी निर्भरता आपकी एक व्यक्ति पर होगी और उस व्यक्ति को आप हर तरफ उसकी सेवाएं ले जाइएगा तो आप नहीं हो पाइएगा। आप लीडरशिप लगातार आप में बदल रही है। और दूसरा ये कि अगर आप की राजनीति, मतलब उसमें राहुल जी भी शामिल है, कांग्रेस की नहीं, आपकी अगर राजनीति एक विशेष दल के घृणा से शुरू होगी कि उसने कुछ कर दिया है, वो अच्छा है या बुरा है, मुझे उसका विरोध करना है या हमारी पार्टी को विरोध करना है, तो ये किसी भी राजनीतिक दल का सबसे बड़ा, जो अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है अनबिकमिंग, वो अनबिकमिंग मोमेंट है कांग्रेस के लिए। मतलब आप जो 3 कृषि आंदोलन में थे उसी को घुमा फिरा करके आप जहां आपकी सरकार आ रही है वहां लागू कर रहे हैं। तो जनता इन सब चीजों को समझती है। और दूसरा ये, मैं जैसा अपनी पहले बात में कह रहा था कि 15% किसानों ने ब्लैकमेल करके 11 में और गाजीपुर में किसान नहीं है, या मध्य प्रदेश के रतलाम में किसान नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था। वो ट्रैक्टर और BMW वाले किसान थे, और वो कांग्रेस, जैसा भी नरेश जी ने स्वीकार किया, वो कांग्रेस समर्थित आंदोलन था। और कांग्रेस समर्थित किसान आंदोलन हमेशा पॉलिटिकल आंदोलन होगा, किसान कृषकों का आंदोलन नहीं था। और न किसी किसान के पास इतना पैसा है कि वो 1.5 साल तक अपनी फसल खेत छोड़ करके गाजीपुर में और सिंघू बॉर्डर में बैठ करके उगए। तो राजनीति आप बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, सरकार की एक एक नीति का विरोध करना चाहिए जो गलत हो, लेकिन अगर कोई नीति अच्छी है तो उसका समर्थन भी करना चाहिए। और यही सारी दिक्कत है जो कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में दिखी है। तो आप धान लगाइएगा, कोई राहुल गांधी धान लगाएंगे, कौन आदमी उनको किसान के तौर पर एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो जमाना गया जब इंदिरा जी धान गेहूं काट लेती थी तो लोग बोलते थे अरे इंदिरा जी ने धान, उनका हाथ में छिल गया हो। वो जमाना गया, लोगों में जागरूकता आ गई है, अब लोग इस तरह से नहीं स्वीकार करेंगे। इस सच्चाई का आभास जितनी जल्दी कांग्रेस को हो जाए उतना बेहतर है। नहीं तो ये इसको बोलते हैं ना टूरिज्म, एग्रीकल्चर टूरिज्म, दलितों के यहाँ टूरिज्म, और उसके बाद पूरे देश का टूरिज्म, इससे नहीं होगा। विषय पर आना होगा और विषय को ऐसा उठाना होगा जो जनता को छुए।
आप जनता को छू नहीं पा रहे हैं। निर्मल जी ने यही बात कही, मैंने थोड़ा तर्स तरीके से कही, निर्मल जी ने सॉफ्ट तरीके से कही। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। मैं नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने बीच में ही उंगली खड़ी की थी। नरेश जी, आप सवाल की सारी गेंद आप ही के पाले में है साहब, सवालों की। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। म्यूट हैं जी, एक सेकंड। जी आप बोल सकते हैं, आप म्यूट हो गए। हाँ, विनोद जी को मैं सुन रहा था, निर्मल जी को सुना। मैं पहले तो विनोद जी मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो पीएचडी की है भारतीय किसान यूनियन पर की है, और देश में शायद एकमात्र हूँगा मैं कि जिसने बीकेयू के पर पीएचडी की है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपना ज्ञानवर्धन थोड़ा और बढ़ा लें। अभी जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो हमारा किसान मजदूर अध्यक्ष है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष है, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और तीसरा मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि समय समय पर इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किसान के माध्यम से लोगों के बीच में गए हैं। आपको पता होगा दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, इंदिरा गांधी जी लेके आई थी। और फिर मैं आपको ये भी जानकारी देना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी के ऊपर आप तंज कसते हैं कि वो खेती किसानी नहीं जानते और वो क्या क्या करेंगे। ये बात ठीक है कि जो विदेशों से पढ़े हों और उसके बाद आज वो खेती किसानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आखिर उनको क्यों करनी पड़ी? उनको बात इसलिए करनी पड़ी कि ये जो मौजूदा सरकार बैठी है, ये ऐसी सरकार बैठी है कि इन्होंने सबसे पहले किसानों संपर्क हमारा कट गया है डॉक्टर नरेश जी से। नरेश जी शायद जल्दी जुड़ेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। मैं हमारे साथ बाकी दो वक्ता भी मौजूद हैं। मैं निर्मल जी की तरफ जाना चाहूँगा। निर्मल जी, जैसा कि अभी नरेश जी ने भी कहा कि देश में दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति की नींव कांग्रेस ने रखी है, लेकिन इस देश में जो सबसे एक मजबूत कड़ी दिखाई पड़ती है वो किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने का अधिकार हो। एमएसपी को लेकर भी कांग्रेस के शासनकाल में ही काम हुआ। उस टाइम पर कांग्रेस का ही देश भर में राज था, इस पे कोई दो राय नहीं है कि जब स्टार्टिंग में शुरुआत वहां पे हुई थी। लेकिन किसानों को फसलों का गारंटेड मूल्य दिलवाने में कांग्रेस की घोर असफलता रही, तो बीजेपी भी उस मोर्चे पर बहुत हद तक सफल साबित होती नहीं दिखाई दे रही है। आप क्या मानते हैं कि कैसे देश के जो 85% किसान हैं, जो छोटी जोत के किसान हैं, उनको उनकी फसल का वाजिब दाम मिले? क्या वो खेती में किसान बन के सर्वाइव कर सकें? इसके लिए कहाँ आखिर सरकारें फेल हो जा रही हैं? राजनीतिक विचार बेशक कुछ कहें, लेकिन सरकार जो भी आती है वो फेल हो जाती है। आखिर सरकार कैसे काम करे कि किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिले? आप म्यूट है निर्मल जी। जी मनोज जी, मैं इसको दो तरह से देखता हूं। एक तो कांग्रेस की ये जो बात है कि आईआईटी दिया, सारी योजनाएं दी, कब तक कांग्रेस इस चीज को गाती रहेगी? कब तक इस चीज का श्रेय लेती रहेगी? जो दिया वो कोई एहसान नहीं था, वो उनका दायित्व था, उनकी ड्यूटी थी। ये कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं किया, है ना। और इस बात को कांग्रेस को समझना होगा कि अब आगे वो क्या दे सकती है, या किसानों को या बाकी वर्गों को क्या नहीं मिल पा रहा है, वह चीज कैसे दे पाएगी, उसके बारे में कांग्रेस को बोलना चाहिए। अगर वह जब तक इस चीज को स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक पिछला रोना रोते रहेंगे। जनता इस बात पर कोई ध्यान नहीं देगी, क्योंकि जो कुछ भी दिया वह एहसान नहीं किया था, वह उनका दायित्व था। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बड़ी ही स्पष्टता के साथ समझती है कि अगर किसानों की मेहनत का वाजिब दाम दिलाने के लिए उसने कुछ कारगर ठोस प्रयास नहीं किए, तो जो हश्र कांग्रेस का आज हुआ है वही हश्र भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में होगा। क्योंकि यह एक सच्चाई है कि अनंत काल के लिए कोई भी सत्ता में पार्टी नहीं आती है, कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आती है, उसको एक ना एक दिन जाना ही होगा। और जाने की वजह यही सब चीजें बनेंगी। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जमीनी हकीकत को समझते हुए राजनीति कर रही है, और इस सच्चाई को भी अब हमको समझना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि किसानों की मेहनत का वाजिब दाम कब मिल पाएगा, मैं इस हकीकत को बड़ी ही स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में या दुनिया के तमाम अन्य देशों में कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो सरकारों पर बड़ा ही
स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखता है, उसका होल्ड होता है। जब तक बाजार की शक्तियों का दबाव सरकारों के ऊपर रहता है, तब तक किसानों के हित सेकेंडरी होते हैं या इसके पीछे रहते हैं। सरकारें उनके हित में कुछ करती हुई दिखती हैं, लेकिन जो कुछ भी वो दावे करती हैं वह उनको 100% हकीकत में बदल नहीं सकती हैं, यह संभव भी नहीं होता है। लेकिन मौजूदा दौर में पिछले 9 सालों में जो कुछ भी हो रहा है किसानों के लिए या किसान कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, अगर आप देखें तो उसके पीछे का जो भाव है, जो उसके पीछे की एक हिडन बात है, वह यह है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भरता का मतलब यह होता है कि उनको कैसे कारोबार की तरफ ले जाना, यानी खेती को एक कारोबार की शक्ल देना। इस तरह की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हम कितनी भी योजनाओं का नाम इसमें ले सकते हैं, चाहे वह किसानों को सॉफ्ट लोन देने की बात हो, आसान दरों पर किसानों को जो है सुविधाएं मुहैया कराना हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो, किसानों को जो है इसके पहले और मजबूत करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि हो। ये लघु और सीमांत किसानों की हमारे देश में 80% से ज्यादा बहुतायत है। ऐसे किसानों को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए इस तरह की तो जो योजनाएं होती हैं वह सरकार की मंशा को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये हमारे देश में शुरू से होता आया है, दुनिया भर में सभी जगह होता है। सरकारें इसी नीति को, इसी स्ट्रेटजी को लेकर आगे बढ़ती हैं और हमारे आपके जैसे लोग इन्हीं योजनाओं के माध्यम से सरकार की मंशा का विश्लेषण कर पाते हैं। तो इसका लब्बोलुआब निकलकर यही आता है कि समय लगेगा। अगर इस सरकार को आने वाले समय में और मौका मिलता है, देश की जनता को अगर वह ये बताने में कामयाब होते हैं कि हम आपके कल्याण की ही योजनाएं नहीं चला रहे हैं, सिर्फ लॉलीपॉप देने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा किसान खड़ा कैसे हो, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, उसके लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। और आज भी आप अगर देखें कि बहुत सारे युवा हैं जो बहुत नई नई अच्छी नौकरियां छोड़कर खेती किसानी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके पीछे यही सारी योजनाएं मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं। तो जो किसान अगर एक युवा एक गांव में पहुंचता है तो वह गांव के बाकी युवाओं को भी एक रास्ता दिखाता है, उसके लिए एक दरवाजा खुलता है। तो इस तरह की योजनाएं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार इधर हो या हम दूसरे सूबों में देखें, आखिरकार छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके पीछे कोई ना कोई किसान ही रहे होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति एग्रीकल्चर के ही इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा वहां कोई और इंडस्ट्री नहीं है उस तरह की जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सके। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल के बाद भी किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को ये बता पाने में नाकाम रहती है, तो इसका मतलब है कि वहां के किसान इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं कि जो उनकी नीतियां थी वह किसानों के हित में थी। अब कांग्रेस को ये मौका मिला है, अगर 5 साल में उन्होंने इस चीज को अच्छे तरीके से जमीन पर उतारा होगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के चुनाव में इसका परिणाम सामने आएगा। कुल मिलाकर हम जिस व्यवस्था में हैं, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम हैं, उसमें चुनाव परिणाम ही सरकार की नीतियों की स्वीकार्यता पर मोहर लगाता है। यही हमारे पास एक रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे इस सिस्टम में। हम विश्लेषण कुछ भी करते रह सकते हैं कांग्रेस को, लेकिन इस जमीनी हकीकत को समझना होगा, जनता तक इस बात को पहुंचाना होगा कि आखिर वह दे क्या सकती है। जो दिया उसको कांग्रेस को भूलना पड़ेगा। जब तक वह यह गाना गाते रहेंगे तब तक जनता, अब चूंकि इस गाने में कोई राग नहीं रह गया है, कोई सुर नहीं बचा है, इसलिए इसको अलापने का कोई मतलब नहीं रह जाता है और कांग्रेस अपनी ऊर्जा और समय को नष्ट करती हुई नजर आती है। विनोद जी ने वही बात जो कही, कि जो बात मैंने बहुत सॉफ्ट अंदाज में कही थी, उन्होंने तल्ख अंदाज में कही, लेकिन सच्चाई यही है, कांग्रेस को स्वीकारना पड़ेगा। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, बेवागी के साथ आपने पूरी विषय वस्तु को रखा। मैं इस चर्चा के समापन से पहले विनोद जी के पास जाना चाहूंगा। विनोद जी से बस एक लाइन का सवाल यही है, क्या विनोद सर, क्या 2024 का चुनाव में किसान और किसानों के मुद्दे अहम होने जा रहे हैं? मनोज जी, मैं एक छोटी सी बात कह दूं, हालांकि वो बात अब रेलेवेंट नहीं है, नरेश जी है नहीं। मुश्किल ये है ना कि कोई आदमी अगर भारतीय किसान यूनियन पर पीएचडी कर लिया तो इसका मतलब वो समझता है कि पूरे देश के किसान को समझ रहा है। सबसे बड़ी आयरनी यही है, मैं ये बात उनके सामने कहना चाह रहा था। भारतीय किसान यूनियन 4 जिले 5 जिले का यूनियन है। खैर, उसका आपकी बात जो है कि किसान क्या 24 के चुनाव में किसान क्या होने वाला है, एक बात आप जान लीजिए कि 2024 के चुनाव में जो 3 किसान कानून भाजपा ने वापस किए या उनको मजबूर किया गया वापस लेने के लिए, उसको भाजपा भुनाएगी और उसको ये मुद्दा बनाएगी और उसका सारा तोहमत कांग्रेस पर जाएगा कि कांग्रेस ने पीछे से आंदोलन को समर्थन करके, और उसमें एक और बात है जिसमें भाजपा छिपने की कोशिश करेगी
कि हम आपकी इनकम बढ़ा देते अगर हमको उस पर समर्थन मिला होता, और चूंकि आंदोलन हमको वापस करना पड़ा और हम अपनी योजना पर काम नहीं कर पाए, तो उसमें भाजपा छुपने की भी कोशिश करेगी और उसको मुद्दा बनाएगी, उसका सारा का सारा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ेगी। और सबको मालूम है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी का जो कम्युनिकेशन स्किल है, जनता के साथ जो संवाद होता है, वो कम से कम आज की डेट तक बेहतर है सभी लोगों से। तो वो समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कोशिश निश्चित तौर पर बहुत सीरियसनेस के साथ की जाएगी, और ये तीन जो कानून वापस हुए हैं ये मुद्दा होगा और इसका ठीकरा कांग्रेस पर होगा। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी। जैसा कि आप चर्चा जिस तरीके से आगे बढ़ी और जो बहुत महत्वपूर्ण बातें इस चर्चा में हुई कि कहीं ना कहीं खेती किसानी को लेकर देश भर में राजनीतिक दलों का रुझान बढ़ा है। हमने एक तरफ देखा कि बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, बीजेपी की तरफ से किसानों के हित में कई मास्टर स्ट्रोक उठाए गए हैं, इसमें पीएम किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की बात हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नए सिरे से लॉन्च करने की कोशिश भी हो, इसमें अव्वल महाराष्ट्र में बीजेपी शासित सरकार ने ₹1 में किसानों का फसल बीमा करने का प्रावधान भी किया है। हालांकि अभी फसल बीमा योजना में कई समस्याएं हैं, लेकिन लगातार किसानों के हित में राजनीतिक मोर्चेबंदी होने लगी है, सरकार किसानों को लेकर गंभीर है। इस बीच विपक्ष का भी किसानों के तरफ लामबंद होना या किसानों की तरफ कोशिश करना, इसका कुल जमा फायदा किसानों को होगा ऐसी उम्मीद है। कौन सा राजनीतिक दल किस तरह के किसानों का फायदा करेगा, ये भविष्य के गर्भ में कैद है, लेकिन राजनीतिक मोर्चेबंदी में किसान और किसानों के मुद्दों का आना, यानी कि उन पर चर्चा होना, कहीं ना कहीं देश के किसान और खेती की तस्वीर बदलने के लिए काफी है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा विनोद जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए। वहीं मैं नरेश जी को भी शुक्रिया कहूंगा, वो टेक्निकल कारणों की वजह से चर्चा से बाहर हो गए हैं। इसी के साथ इस चर्चा को हम लोग विराम देंगे और अपने दर्शकों से भी गुजारिश करेंगे कि वो ऐसी चर्चाओं के लिए लगातार किसान तक के साथ बने रहें। किसान तक की कोशिश ही यही है कि वो किसानों के पक्ष में या किसानों के मुद्दों के खिलाफ मुखरता के साथ आवाज उठाए। मैं दोनों ही अतिथियों का दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। धन्यवाद मनोज जी। नमस्कार, इंडिया टुडे के फॉर्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट। आज की चर्चा किसानी, खेती किसानी, कृषि और राजनीति के मुद्दे को लेकर है। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि किसान, खेत और कृषि जैसे जो मुद्दे हैं वो राजनीतिक तौर पर अधूरे, राजनीतिक मंचों पर अधूरे से साबित हो रहे हैं। हमने देखा होगा कि पिछले सालों में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद से किसान और किसान के मुद्दे राजनीति मंचों पर आने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वहीं किसान संगठन भी अपने स्तर पर देश भर में एमएसपी गारंटी कानून को लेकर मोर्चेबंदी भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का किसानों के प्रति एक अलग सा प्रेम दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों राहुल गांधी सोनीपत पहुंचे थे। सोनीपत में वहां उन्होंने किसानों के साथ धान की रोपाई की, तो वहीं उसके बाद उन्होंने वहां पे कुछ महिलाओं को दिल्ली भोज पर आमंत्रित किया और वो भोज बीते दिनों संपन्न हो गया। आखिर राहुल गांधी का ये किसान प्रेम क्या कोई मैसेज है किसानों के लिए, या देश की राजनीति के लिए कोई मैसेज है, या ये कांग्रेस का गेम प्लान है, चुनावी गेम प्लान है 2024 के लिए? इस पूरे विषय को समझने हम जा रहे हैं। आज हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए 2 विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। हमारे साथ विनोद कुमार शुक्ल जी मौजूद हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से बीजेपी और संघ पर आपका लंबा काम है। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। हमारे साथ दूसरे विशेष अतिथि निर्मल यादव जी हैं। निर्मल यादव जी सत्ता के संसद तक आपने रिपोर्टिंग की है, अंतर्राष्ट्रीय मामले भी आपने देखे और वर्तमान में किसान तक के साथ आप जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, आपका भी स्वागत है किसान तक में। जी धन्यवाद मनोज जी। मैं इस चर्चा की शुरुआत विनोद जी के साथ ही करना चाहूंगा। विनोद जी, मैं सबसे पहला सवाल कि 2024 में किसान, कृषि और किसानी से जुड़े हुए मुद्दे आपको लगता है कि कहाँ पर होंगे? क्या पार्टी के घोषणा पत्र से निकलकर
क्या वोट का आधार बन पाएंगे ये मुद्दे? देखिए मनोज, मुझे लगता है कि किसान इस देश की एक बहुत बड़ी जमात है और उसका भारत के आर्थिक प्रगति में बहुत योगदान है। लेकिन किसान चुनावी मुद्दा तो बनता है, लेकिन उसके बाद उनको भुला दिया जाता है और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। अभी चुनावी फसल लहलहा रही है तो किसानों की बात करना, किसानों की फसल काटना लाजमी है और ये नज़र आएगा, हर जगह नज़र आएगा। राहुल गांधी ने दिखा दिया, वो सोनीपत में गए, किसानों से धान की रोपाई की। मुझे लगता है कि राहुल गांधी से अगर ये पूछ दिया जाए कि वो रबी की फसल है या खरीफ की फसल है या जायद की फसल है, तो वो ये भी नहीं बता पाएंगे शायद। लेकिन अब किसान है, 60-65% किसान है देश में अभी भी, तो किसान की बात जरूर की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात और ये है, आपने चूंकि किसान आंदोलन की बात की, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन इसलिए हुआ कि वो कानून के एक राजनीतिक दल या एक सरकार लेके आई थी, विरोध बाकी लोगों ने किया, लेकिन उसमें किसान का हित है या नहीं है इस पर बात न हुई, न चर्चा हुई, न उसको ध्यान रखा गया। और अल्टीमेटली वो पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब के कुछ किसानों ने मिल करके पूरे देश के किसानों का इतना बड़ा नुकसान किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वो दिखने लगा है। और दूसरा ये कि उस पर चुनावी फायदा भी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में चुनावी फायदा लेने की कोशिश थी, बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। तो पंजाब में भी नहीं सफल हुआ। हरियाणा में तो जिस जगह से बात हो रही थी वहाँ पर और बुरा हाल रहा। तो मुद्दों से ज्यादा किसानों के हित पर सोचना पड़ेगा। चुनावी फसल काटना है तो लोग काटते ही रहेंगे। जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार जी जुड़े हैं। नरेश जी का हम स्वागत नहीं कर पाए थे। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ नरेश जी, जैसा कि विनोद जी ने अपनी बात रखी, इससे पहले विनोद जी अपनी बात रख चुके हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कांग्रेस को यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। नरेश जी, आप किसान नेता के तौर पर आपकी पहचान है। सोनीपत में राहुल गांधी गए, किसानों से उनकी मुलाकात हुई, ये पूरा का पूरा मैसेज देने की कोई कवायद है या राहुल खेती को समझना चाहते हैं? मतलब इस पूरी कवायद में किसानों का भला कितना छिपा है? क्या कांग्रेस किसानों को कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रही है? क्या मैसेज देने की पूरी कोशिश है? देखिए मनोज जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और जितने भी साथी हमारे बैठे हैं उनसे मैं एक बात जरूर कि खेती किसानी से कांग्रेस का बहुत नजदीक का संबंध रहा है। आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ी होगी, जिसके अंदर नेहरू जी ने किसानों के बारे में कहा है कि किसी भी देश की खुशहाली अगर गांव में है तो देश की भी खुशहाली है। दूसरी बात, आपको याद होगा यूपीए 2 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब 72,000 करोड़ के कर्जे माफ किए गए थे। और तीसरा इतना ही नहीं कि आज जो आपका भूमि अधिग्रहण बिल है वो भी कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। चौथा, मैं जो तीनों काले कानून थे, उन तीनों काले कानूनों को वापसी कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेके संसद तक की लड़ाई लड़ी थी। और सोनीपत की घटना से अगर आप ये माने कि राहुल गांधी जी खेती किसानी समझना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा ये गलत बात है। राहुल गांधी जी समझते हैं कि 80% जनसंख्या देश की, जब हम पढ़ते थे स्कूल में तब कहा जाता था कि गांव में बस्ती है, और गांव में बस्ती है, खेती किसानी के ऊपर गांव चलता है। तो इसलिए गांव को और देश को अलग नहीं कर सकते, ये बात राहुल गांधी जी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी जानती है। और इसीलिए हमने 2019 के चुनाव के अंदर भी जो न्याय योजना की बात हमने की थी, मैनिफेस्टो में जो हमने बात की थी, 72,000 रुपये देने की बात की थी, वो इसीलिए हमने की थी कि अगर किसान मजबूत है तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। अगर किसान कमजोर है तो
निश्चित तौर पर देश कमजोर होगा। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात जो कांग्रेस पार्टी ने की थी, और जो ये आदरणीय मोदी जी ने जो कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, आज किसान जितनी बुरे हाल में है, इससे बुरा हाल कभी भी नहीं रहा जो आज के दौर में है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की पहली प्रायोरिटी ये है कि देश का किसान मजबूत है तो देश मजबूत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लौटूंगा नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विभागी के साथ चीजें रखी, उस पर हम लोग आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं इस बीच निर्मल जी के पास जाना चाहूँगा। निर्मल जी, जैसा कि बात है, ये जो हालात बनने की बात है, मैं माफ़ी चाहूँगा निर्मल जी, जैसा कि हमने देखा कि ये जो कवायद है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के जो प्रयास हैं, राहुल गांधी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, भाजपा भी लगातार प्रयास कर रही है, भाजपा के एजेंडे में भी किसान है, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से खेत पर जाकर बात की है, तो आप क्या मानते हैं कि राजनीतिक मोर्चेबंदी जब किसानों को होने लगी है, तो क्या किसानों को उनका वाजिब हक या उनका वाजिब सम्मान अब मिलने की तरफ आगे बढ़ रहा है? मनोज जी, अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए ये दुधारी तलवार पर चलने जैसा है। राहुल गांधी की मंशा पर कभी किसी को कोई संदेह नहीं है। वह राजनीति में शायद मैं जितना उनको जान पाया हूं अब तक, वह कुछ ऐसे चुनिंदा राजनेताओं में है जिनकी बॉडी लैंग्वेज यानी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। वह बड़े ही अच्छे स्वभाव के, बहुत ही सहृदय व्यक्ति माने जाते हैं। राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के लोग कम होते हैं और कम चल पाते हैं। राहुल गांधी सही मायने में इस देश की जो जमीनी हकीकत है उसको समझने की पूरी शिद्दत के साथ पिछले 10-15 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये जो मंशा है इसको देश भी समझ रहा है, लेकिन जो दिक्कत आती है कांग्रेस के साथ में, खासतौर से जो कांग्रेस की कोर टीम है जो पूरी तरीके से जमीन पर, मैदान पर उतर कर लड़ाई लड़ती है। दरअसल राजनीति जो है वो कई मोर्चों पर लड़ी जाने वाली एक ऐसी लड़ाई है जिसको आप एक सिंगल चश्मे के फ्रेम से देख नहीं सकते हैं। राजनीति में पोस्चरिंग होती है, मैसेजिंग होती है, और सबसे अंत में जाकर जो फाइनल लड़ाई होती है वो चुनाव के मैदान में होती है। तो अभी एक तरह से देखा जाए तो सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल की तैयारी चल रही है। ये राहुल गांधी जमीन पर उतरकर हर चुनाव में ये दिखाने की कोशिश करते हैं, वह बताते भी हैं कि जनता की जो वास्तविक समस्याएं हैं वह उनको करीब से जाकर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको महसूस करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में ग्रामीण जो मनरेगा के मजदूर थे उनके साथ तसला उठाकर उन्होंने काम किया, मिट्टी डाली थी, वहां से शुरुआत हुई थी, और अब वह हरियाणा में जाकर किसानों के साथ बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ट्रक ड्राइवरों से मिल रहे हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक से मिल रहे हैं। यानी एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि वह समाज के हर वर्ग की समस्याओं को समझना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं। दूसरा, इसका एक पहलू यह है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस के लिए दुधारी तलवार पर चलने जैसा है। इसका अब असली जो परिणाम निकलने की जब बात आती है वह दूसरे रुख की तरफ से आती है कि लोग इस चीज को कितना महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी जितना समझने की कोशिश करते हैं, क्या लोग उनकी इस कवायद को, जनता यानी मतदाता उनकी इस कवायद को स्वीकार करते हैं? अब तक के जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, हम पिछले 5 चुनाव देख चुके हैं, उसमें तमाम विधानसभा चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं, उनमें कांग्रेस को और खासतौर से राहुल गांधी की इस मेहनत को जनता स्वीकार करती नहीं दिखती है। मुझे लगता है डॉक्टर नरेश कुमार इस बात को, हमारे इस सवाल को जवाब देंगे इसका, कि आखिर इनकी इस मेहनत का जवाब जनता क्यों नहीं देती है सकारात्मक तौर पर, परिणाम में तब्दील क्यों नहीं होती है राहुल गांधी की मेहनत। वह जो किसानों के पास जाते हैं, गरीबों के पास जाते हैं, वोट क्यों नहीं मिलता है, वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पा रही है उनकी मेहनत। इस चीज का जवाब कांग्रेस को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जनता के सामने देना चाहिए, जिससे लोगों के मन में अगर कोई शंका है तो उसका समाधान हो सके। हम पत्रकार लोग सिर्फ इसका विश्लेषण कर सकते हैं कि वह चाहते क्या है। राहुल गांधी निश्चित रूप से समस्याओं को समझना चाहते हैं, जैसा कि विनोद जी ने भी कहा कि वह बार बार जाते हैं चीजों को महसूस करने के लिए, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन उनकी बात समझ में कितनी आती है ये अभी तक हम सबकी समझ में नहीं आ पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी खास तौर से अगर हम देखें कि विपक्षी मोर्चा जो है उसमें सभी पार्टियों के साथ में दूसरी लाइन की जो पीढ़ी है, जो मूल नेताओं ने जिन पार्टियों को खड़ा किया था, आज उनकी दूसरी पीढ़ी उन पार्टियों का नेतृत्व कर रही है और बेंगलोर में सब जुट भी चुके हैं। राहुल गांधी उन सबसे अलग खड़े दिखाई देते हैं, खासतौर से तब जब वह मैदान में होते हैं, खेत में होते हैं, सड़क पर होते हैं,
तो लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये चीजें किस हद तक वोट में तब्दील होंगी, जब चुनाव आता है तो इसमें कांग्रेस पीछे चली जाती है, पिछड़ जाती है। ये बात अभी भी सबके लिए एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। तो राजनीति में सिर्फ मेहनत नहीं चलती है, मेहनत का क्या परिणाम निकलता है, क्योंकि ये नंबर गेम है पॉलिटिक्स हमारे यहाँ। और किसानों की जहां तक बात की जाए, मनोज जी आपने जो सवाल पूछा कि किसानों को क्या उनकी मेहनत का वास्तव में वाजिब दाम मिल पाएगा, मुझे अभी ये कह पाने में शंका है, क्योंकि कांग्रेस का 70 साल का जो शासन रहा, अगर उससे असंतोष ना होता तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती के साथ पूरे देश में खड़ी ना हो पाती। कांग्रेस कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थिति से गुजर रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी बात को जनता तक पहुंचा नहीं पा रही है। ये सारे परिणाम इस बात का की पुष्टि करते हैं। नरेश जी बहुत ही संवेदनशील पॉलिटिशियन है, वो समझते हैं चीजों को, शायद वह भी इस बात को समझ रहे होंगे, और मुझे लगता है कि उनकी पार्टी में किस तरह से चीजों को मूव किया जाना चाहिए वह अपने लीडरशिप तक पहुंचाते भी होंगे। मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी। मैं लौटूंगा आपके पास, मैं उससे पहले एक बार विनोद जी के पास जाना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस का 70 साल की असफलताएं थी, और 70 साल की असफलताओं के बीच बीजेपी ने अपना एक महल खड़ा किया है। मैं इसी सवाल को लेकर विनोद जी के पास जाना चाहूंगा। विनोद जी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे में फिर एक लामबंदी करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की जब नई सरकार आई है तो नया एक मंडी एक्ट लाया गया है, जो 2020 में किए गए संशोधनों की बुनियाद पर है। कहीं ना कहीं जो 2020 में जो 3 नए कृषि कानून आए थे, उसमें उसके बाद जो कर्नाटक और उत्तराखंड ने जो संशोधन किए थे, उन संशोधनों को खत्म करते हुए नया मंडी एक्ट आया, जो कहा जा रहा है जो 1960 का पुराना मंडी एक्ट था बिहार का, कुछ उसी की तरह का वो मंडी एक्ट है, जो किसानों को उनकी फसल को बेचने का वाजिब अधिकार देगा। मैं विनोद जी यही जानना चाह रहा हूं कि क्या बीजेपी का 9 साल का जो कार्यकाल रहा है, इन 9 साल के कार्यकालों में कहीं ना कहीं कुछ रिक्तता रही है, उस रिक्तता का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है, किसानों को उनका वाजिब दाम मिले, किसानों को सम्मान मिले, और किसान देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है, लेकिन उस मजबूत आधार को भी आधार मिले। क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के कामकाज में कुछ न कुछ कमियां या असंतोष जैसी स्थितियां हैं? आप चुनाव कानून में बदलाव की बात कर रहे हैं, और कुछ कानून में आप सरकार में होइएगा, अपनी सुविधा के हिसाब से बदलाव कीजिएगा, वो आपका अधिकार है, क्योंकि आपको मतदाताओं ने वोट किया है, तो आप कीजिए। उसमें हम आप न बोलने, हम आप सिर्फ बोल सकते हैं कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन वो आपको वोट दिया गया है, वो आपका अधिकार है, जनता ने आपको अधिकार दे दिया, आप बदलिए। मैं निर्मल जी जो बात कह रहे थे उसको थोड़ा आगे ले जाता हूँ, फिर आपके प्रश्न पर आता हूँ और समझने की कोशिश करते हैं इस मसले को। देखिए, राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, और ये मतलब हम आप पर नहीं एहसान कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को जिताने के लिए कर रहे हैं, तो वो उनका नैतिक दायित्व है और पॉलिटिकल दायित्व है। मसला ये है कि अभी नरेश जी ने बात की कि हम कांग्रेस का इतिहास है वो किसानों को मदद करने का। नरेश जी ने नाम लिया नेहरू जी का, कि नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किसानों के कल्याण की बात की। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 70 साल का इतिहास है। कांग्रेस का इतिहास 70 साल का नहीं है, कांग्रेस का इतिहास 125 साल का है, और उसमें एक से एक नेता हुए, शाहजानंद से लेकर के अनगिनत लाइन है किसान नेताओं की। आप मुझे बता दीजिए एक ऐसा एक व्यक्ति जो किसान नेता रहा हो, राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, नहीं हुआ है। तो किसान कभी भी फोकस में नहीं रहे हैं कांग्रेस की, ऐतिहासिक तौर पर। मतलब मैं ये 1947 के पहले की बात बता रहा हूँ। शाहजानंद बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़ा नाम है किसान आंदोलन की, और मैं आपको लंबी फहरिस्त गिना सकता हूँ उससे कोई। तो वो बात नहीं हो पा रही है कि आप, और फिर बात हो रही है कि किसान आंदोलन करेंगे तो राहुल गांधी जाएंगे धान लगाने। भाई, राहुल गांधी क्या क्या हो सकते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, गांधी की तरह नमक आंदोलन चलाएंगे, वो और 20 तरह के आंदोलन चलाएंगे। आप दिक्कत ये है कि अगर आप सारी निर्भरता आपकी एक व्यक्ति पर होगी और उस व्यक्ति को आप हर तरफ उसकी सेवाएं ले जाइएगा, तो आप नहीं हो पाइएगा। आप लीडरशिप लगातार आप में
वो बदल रही है। और दूसरा ये कि अगर आप की राजनीति, मतलब उसमें राहुल जी भी शामिल है, कांग्रेस की नहीं, आपकी अगर राजनीति एक विशेष दल के घृणा से शुरू होगी कि उसने कुछ कर दिया है, वो अच्छा है या बुरा है, मुझे उसका विरोध करना है या हमारी पार्टी को विरोध करना है, तो ये किसी भी राजनीतिक दल का सबसे बड़ा, जो अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है अनबिकमिंग, वो अनबिकमिंग मोमेंट है कांग्रेस के लिए। मतलब आप जो तीन कृषि आंदोलन में थे उसी को घुमा फिरा करके आप जहां आपकी सरकार आ रही है वहां लागू कर रहे हैं, तो जनता इन सब चीजों को समझती है। और दूसरा ये, मैं जैसा अपनी पहले बात में कह रहा था कि 15% किसानों ने ब्लैकमेल करके तीनों कृषि आंदोलनों को वापस करा दिया। आप बताइए कौन किसान आंदोलन गाजीपुर से आया था? गाजियाबाद से तो सब पहुंच गए थे, मुझे बताइए गाजीपुर से कौन आया था, या बिहार के आरा जिले से कौन आया था? बिहार के आरा में और गाजीपुर में किसान नहीं है, या मध्य प्रदेश के रतलाम में किसान नहीं है? ऐसा नहीं हुआ था। वो ट्रैक्टर और BMW वाले किसान थे, और वो कांग्रेस, जैसा भी नरेश जी ने स्वीकार किया, वो कांग्रेस समर्थित आंदोलन था। और कांग्रेस समर्थित किसान आंदोलन हमेशा पॉलिटिकल आंदोलन होगा, कृषकों का आंदोलन नहीं था। और न किसी किसान के पास इतना पैसा है कि वो 1.5 साल तक अपनी फसल खेत छोड़ करके गाजीपुर में और सिंघू बॉर्डर में बैठ करके उगए। तो राजनीति आप बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, सरकार की एक एक नीति का विरोध करना चाहिए जो गलत हो, लेकिन अगर कोई नीति अच्छी है तो उसका समर्थन भी करना चाहिए। और यही सारी दिक्कत है जो कांग्रेस पिछले कुछ दिनों में दिखी है। तो आप धान लगाइएगा, कोई राहुल गांधी धान लगाएंगे, कौन आदमी उनको किसान के तौर पर एक्सेप्ट करेगा? नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो जमाना गया जब इंदिरा जी गेहूं काट लेती थी तो लोग बोलते थे अरे इंदिरा जी ने धान, उनका हाथ में छिल गया हो। वो जमाना गया, लोगों में जागरूकता आ गई है, अब लोग इस तरह से नहीं स्वीकार करेंगे। इस सच्चाई का आभास जितनी जल्दी कांग्रेस को हो जाए उतना बेहतर है। नहीं तो ये इसको बोलते हैं ना टूरिज्म, एग्रीकल्चर टूरिज्म, दलितों के यहाँ टूरिज्म, और उसके बाद पूरे देश का टूरिज्म, इससे नहीं होगा। विषय पर आना होगा और विषय को ऐसा उठाना होगा जो जनता को छुए। आप जनता को छू नहीं पा रहे हैं। निर्मल जी ने यही बात कही, मैंने थोड़ा तर्स तरीके से कही, निर्मल जी ने सॉफ्ट तरीके से कही। जी मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। मैं नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने बीच में ही अंगुली खड़ी की थी। नरेश जी आप सवाल की सारी गेंद आप ही के पाले में है साहब, सवालों की। आप म्यूट हैं, म्यूट हैं जी, एक सेकंड। जी आप बोल सकते हैं, आप म्यूट हो गए। हाँ विनोद जी को मैं सुन रहा था, निर्मल जी को सुना। मैं पहले तो विनोद जी मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो PhD की है भारतीय किसान यूनियन पर की है, और देश में शायद एकमात्र हूँगा मैं कि जिसने BKU के पर PhD की है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपना ज्ञानवर्धन थोड़ा और बढ़ा लें। अभी जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो हमारा किसान मजदूर अध्यक्ष है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष है, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और तीसरा मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि समय समय पर इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किसान के माध्यम से लोगों के बीच में गए हैं। आपको पता होगा दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, इंदिरा गांधी जी लेके आई थी। और फिर मैं आपको ये भी जानकारी देना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी जी के ऊपर आप तंज कसते हैं कि वो खेती किसानी नहीं जानते और वो क्या क्या करेंगे। ये बात ठीक है कि जो विदेशों से पढ़े हों और उसके बाद आज वो खेती किसानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आखिर उनको क्यों करनी पड़ी? उनको बात इसलिए करनी पड़ी कि ये जो मौजूदा सरकार बैठी है, ये ऐसी सरकार बैठी है कि इन्होंने सबसे पहले किसानों संपर्क हमारा कट गया है डॉक्टर नरेश जी से। नरेश जी शायद जल्दी जुड़ेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। मैं हमारे साथ बाकी दो वक्ता भी मौजूद हैं। मैं निर्मल जी की तरफ जाना चाहूँगा। निर्मल जी, जैसा कि अभी नरेश जी ने भी कहा कि देश में दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति की नींव कांग्रेस ने रखी है, लेकिन इस देश में
जो सबसे एक मजबूत कड़ी दिखाई पड़ती है वो किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाने का अधिकार हो। एमएसपी को लेकर भी कांग्रेस के शासनकाल में ही काम हुआ, उस टाइम पर कांग्रेस का ही देश भर में राज था, इस पे कोई दो राय नहीं है कि जब स्टार्टिंग में शुरुआत वहां पे हुई थी। लेकिन किसानों को फसलों का गारंटीड मूल्य दिलवाने में कांग्रेस की घोर सफलता रही, तो बीजेपी भी उस मोर्चे पर बहुत हद तक सफल साबित होती नहीं दिखाई दे रही है। आप क्या मानते हैं कि कैसे देश के जो 85% किसान हैं, जो छोटी जोत के किसान हैं, उनको उनकी फसल का वाजिब दाम मिले? क्या वो खेती में किसान बन के सर्वाइव कर सकें? इसके लिए कहाँ आखिर सरकारें फेल हो जा रही हैं? राजनीतिक विचार बेशक कुछ कहें, लेकिन सरकार जो भी आती है वो फेल हो जाती है। आखिर सरकार कैसे काम करे कि किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम मिले? आप म्यूट है निर्मल जी। जी मनोज जी, मैं इसको दो तरह से देखता हूं। एक तो कांग्रेस की ये जो बात है कि आईआईटी दिया, सारी योजनाएं दी, कब तक कांग्रेस इस चीज को गाती रहेगी, कब तक इस चीज का श्रेय लेती रहेगी? जो दिया वो कोई एहसान नहीं था, वो उनका दायित्व था, उनकी ड्यूटी थी। है कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं किया, है ना। और इस बात को कांग्रेस को समझना होगा कि अब आगे वो क्या दे सकती है, या किसानों को या बाकी वर्गों को क्या नहीं मिल पा रहा है, वह चीज कैसे दे पाएगी, उसके बारे में कांग्रेस को बोलना चाहिए। अगर वह जब तक इस चीज को स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक पिछला रोना रोते रहेंगे, जनता इस बात पर कोई ध्यान नहीं देगी, क्योंकि जो कुछ भी दिया वह एहसान नहीं किया था, वह उनका दायित्व था। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूँ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बड़ी ही स्पष्टता के साथ समझती है कि अगर किसानों की मेहनत का वाजिब दाम दिलाने के लिए उसने कुछ कारगर ठोस प्रयास नहीं किए, तो जो हश्र कांग्रेस का आज हुआ है वही हश्र भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में होगा। क्योंकि यह एक सच्चाई है कि अनंत काल के लिए कोई भी सत्ता में पार्टी नहीं आती है, कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आती है, उसको एक ना एक दिन जाना ही होगा, और जाने की वजह यही सब चीजें बनेंगी। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जमीनी हकीकत को समझते हुए राजनीति कर रही है, और इस सच्चाई को भी अब हमको समझना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि किसानों की मेहनत का वाजिब दाम कब मिल पाएगा, मैं इस हकीकत को बड़ी ही स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में या दुनिया के तमाम अन्य देशों में कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो सरकारों पर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखता है, उसका होल्ड होता है। जब तक बाजार की शक्तियों का दबाव सरकारों के ऊपर रहता है, तब तक किसानों के हित सेकेंडरी होते हैं या इसके पीछे रहते हैं। सरकारें उनके हित में कुछ करती हुई दिखती हैं, लेकिन जो कुछ भी वो दावे करती हैं वह उनको 100% हकीकत में बदल नहीं सकती हैं, यह संभव भी नहीं होता है। लेकिन मौजूदा दौर में पिछले 9 सालों में जो कुछ भी हो रहा है किसानों के लिए या किसान कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, अगर आप देखें तो उसके पीछे का जो भाव है, जो उसके पीछे की एक हिडन बात है, वह यह है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भरता का मतलब यह होता है कि उनको कैसे कारोबार की तरफ ले जाना, यानी खेती को एक कारोबार की शक्ल देना। इस तरह की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हम कितनी भी योजनाओं का नाम इसमें ले सकते हैं, चाहे वह किसानों को सॉफ्ट लोन देने की बात हो, आसान दरों पर किसानों को जो है सुविधाएं मुहैया कराना हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना हो, किसानों को जो है इसके पहले और मजबूत करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि हो। ये लघु और सीमांत किसानों की हमारे देश में 80% से ज्यादा बहुतायत है। ऐसे किसानों को कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए इस तरह की तो जो योजनाएं होती हैं वह सरकार की मंशा को रिफ्लेक्ट करती हैं। ये हमारे देश में शुरू से होता आया है, दुनिया भर में सभी जगह होता है। सरकारें इसी नीति को, इसी स्ट्रेटजी को लेकर आगे बढ़ती हैं, और हमारे आपके जैसे लोग इन्हीं योजनाओं के माध्यम से सरकार की मंशा का विश्लेषण कर पाते हैं। तो इसका लब्बोलुआब निकलकर यही आता है कि समय लगेगा। अगर इस सरकार को आने वाले समय में और मौका मिलता है, देश की जनता को अगर वह ये बताने में कामयाब होते हैं कि हम आपके कल्याण की ही योजनाएं नहीं चला रहे हैं, सिर्फ लॉलीपॉप देने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा किसान खड़ा कैसे हो, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, उसके लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। और आज भी आप अगर देखें कि बहुत सारे युवा हैं जो बहुत नई नई अच्छी नौकरियां छोड़कर खेती किसानी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके पीछे यही सारी योजनाएं मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं। तो जो किसान अगर एक युवा एक गांव में पहुंचता है तो वह गांव के बाकी युवाओं को भी एक रास्ता दिखाता है, उसके लिए एक दरवाजा खुलता है। तो इस तरह की योजनाएं
चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार इधर हो या हम दूसरे सूबों में देखें, आखिरकार छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके पीछे कोई ना कोई किसान ही रहे होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति एग्रीकल्चर के ही इर्द गिर्द घूमती है। इसके अलावा वहां कोई और इंडस्ट्री नहीं है उस तरह की जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सके। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल के बाद भी किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को ये बता पाने में नाकाम रहती है, तो इसका मतलब है कि वहां के किसान इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं कि जो उनकी नीतियां थी वह किसानों के हित में थी। अब कांग्रेस को ये मौका मिला है, अगर 5 साल में उन्होंने इस चीज को अच्छे तरीके से जमीन पर उतारा होगा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के चुनाव में इसका परिणाम सामने आएगा। कुल मिलाकर हम जिस व्यवस्था में हैं, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम हैं, उसमें चुनाव परिणाम ही सरकार की नीतियों की स्वीकार्यता पर मोहर लगाता है। यही हमारे पास एक रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे इस सिस्टम में। हम विश्लेषण कुछ भी करते रह सकते हैं, कांग्रेस को लेकिन इस जमीनी हकीकत को समझना होगा, जनता तक इस बात को पहुंचाना होगा कि आखिर वह दे क्या सकती है। जो दिया उसको कांग्रेस को भूलना पड़ेगा। जब तक वह यह गाना गाते रहेंगे तब तक जनता, अब चूंकि इस गाने में कोई राग नहीं रह गया है, कोई सुर नहीं बचा है, इसलिए इसको अलापने का कोई मतलब नहीं रह जाता है और कांग्रेस अपनी ऊर्जा और समय को नष्ट करती हुई नजर आती है। विनोद जी ने वही बात जो कही, कि जो बात मैंने बहुत सॉफ्ट अंदाज में कही थी, उन्होंने तल्ख अंदाज में कही, लेकिन सच्चाई यही है, कांग्रेस को स्वीकारना पड़ेगा। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, बेबागी के साथ आपने पूरी विषय वस्तु को रखा। मैं इस चर्चा के समापन से पहले विनोद जी के पास जाना चाहूंगा। विनोद जी से बस एक लाइन का सवाल यही है, क्या विनोद सर, क्या 2024 का चुनाव में किसान और किसानों के मुद्दे अहम होने जा रहे हैं? मनोज जी, मैं एक छोटी सी बात कह दूं, हालांकि वो बात अब रेलेवेंट नहीं है, नरेश जी है नहीं। मुश्किल ये है ना कि कोई आदमी अगर भारतीय किसान यूनियन पर पीएचडी कर लिया तो इसका मतलब वो समझता है कि पूरे देश के किसान को समझ रहा है। सबसे बड़ी आयरनी है ये, मैं ये बात उनके सामने